गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 के जो प्री के क्वेश्चन हुए थे, एग्ज़ाम हुए थे आपके प्री लेवल के, वो एक सीरीज चालू हुई है। तो आपको पर डे जो 18 सेट्स हैं सॉल्व कराए जाएंगे 2020 के जितने भी शिफ्ट हुए थे। ओके, 2020 में एसएससी सीजीएल प्री के जितने भी एग्ज़ाम हुए, मतलब जितनी भी शिफ्ट हुई थी, उन सभी के एग्ज़ाम आपको कराए जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, यदि संख्या 1005 x4 संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? सबसे छोटा पूर्णांक बताना है आपको, x के स्थान पर क्या होगा। मतलब ये है, इसमें आपसे ये पूछा गया कि आपको 8 की डिविजिबिलिटी का रूल मालूम है कि नहीं। यदि आपको 8 की डिविजिबिलिटी का रूल पता है तो आप बहुत आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 1005 x4। अब 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, ठीक है, आपको ये बताना है 8 की डिविजिबिलिटी का रूल। तो देखो 8 की डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो आपसे कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, कौन से, लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं ये वाले, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर जो डिजिट रखे हुए हैं, आपको उनमें क्या 8 का डिवाइड करके देखना है। यदि इसमें 8 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है तो आपकी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें क्या करें, उसने पूछा सबसे छोटा पूर्णांक, तो आप ऑप्शन चेक करें। इसमें जो सबसे छोटा पूर्णांक हो, पूर्णांक क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो आप सबसे छोटा नंबर क्या है, जीरो, तो आप सबसे पहले जीरो रख के देख लें, क्या जीरो रखने पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। देखो जैसे मैंने बोला 5, यहाँ पे 0, यहाँ 4 अपॉन 8। अब 8 का डिवाइड करेंगे आप तो 8 6 48, 8 6 48, 2 बचा 8 3 24। देखो पूरा पूरा कट गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा जो पूर्णांक आएगा यहाँ पे क्या आएगा, 0। आपका 0 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, ये आपकी 8 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर जो 3 डिजिट रखे हैं उनको आपको चेक करना है, उसमें 8 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है या नहीं। यदि उसमें चला जाता है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं। इसलिए हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब 3 डिजिट चेक कर लिए। अब ये हुआ, ये पूरा जो नंबर है ये 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 3 डिविजिबल हो गए। और सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, 0। तो आपका 0 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 40% बढ़ा दी जाती है, यदि आयत की लंबाई जो है 40% इंक्रीज कर दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, मतलब 20% घटा दी जाती है, तो आपको ये बताएं आयत के क्षेत्रफल में जो x% बढ़ जाता है, आयत का जो डिफरेंस आता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि यदि लंबाई बढ़ा दिया, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी उसने, लंबाई आपकी 40% बढ़ा दी जाए और 20% ब्रीथ जो है चौड़ाई घटा दी जाए, तो उसकी जो एरिया में डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा। देखो जब भी आपको परसेंटेज में चीजें मिले तो आप इन्हें क्या कर लिया करें, फ्रैक्शन में ले आओ इसे। 40/100 होगा तो 0 0, 2 2 या 5 4, 2 5 या 10, तो आपका क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। मैंने आपको नहीं बताया तो आप याद रख लें कि जो फ्रैक्शन का मान होता है, नीचे वाला मान होता है, ये होती है इनिशियल वैल्यू। कौन सी होती है, इनिशियल वैल्यू, हमेशा याद रखें। ये होती है आपकी इनिशियल वैल्यू, मतलब प्रारंभिक मान होता है ये किसी भी चीज़ का। अगर फ्रैक्शन में आप किसी चीज़ को ले रहे हैं, रेशियो मेथड से करेंगे अपन, ठीक है। और ये जो हो जाता है ये चेंजमेंट वैल्यू, जो भी आपका चेंज हो रहा है उसमें, ये, ठीक है। तो देखो इनिशियल वैल्यू मतलब पहले उसकी लंबाई 5 थी, ओके, इसमें कोई दिक्कत, बोलो 5 थी और उसने की बढ़ा दी जाती है, तो ये जो 2 है ना, ये 5 का 40% है, ठीक है। हमने 2 बढ़ा दी तो कितनी हो गई, 7 हो गई आपकी लेंथ, ये आपकी लेंथ होगी। होगी, मैं पहले आपको बेसिक बता दूं, फिर इसकी बहुत पसंद आता है लड़कों को, ट्रिक भी है, ठीक है। पहले आप ये देख लें, तो जो ब्रीथ है आपकी, ब्रीथ में भी ऐसे ही हुआ। ब्रीथ में क्या हुआ, ब्रीथ में उसने बोला है कि 20% घटा दिया, तो 20% की आप वैल्यू निकालें। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 20% की,
1/5। तो ये होगी आपकी प्रारंभिक मान, ये होगी चेंजमेंट। तो मतलब 5 थी और घटा दी जाती है ना, तो 1 घट गई तो कितनी बची? 4 नहीं बची? अरे बोलो, यहाँ 4 आ गया। अब इसका मतलब हुआ कि इससे हम जो एरिया निकालेंगे वो हो जाएगा आपका 25। ओके, और इससे जो आपका एरिया निकलेगा वो निकलेगा 28। इसमें कोई दिक्कत? बोलो, ठीक है। अब देखो इसमें चेंजमेंट कितने का आया, कितने का चेंज हुआ? देखो आप चेक करो कितने का चेंज हुआ। -3 बढ़ गया, मतलब सॉरी +3 हो गया ना, 25 से 28 3 हो गया, 3 बढ़ गया कितने में? 25 में बढ़ गया ना। तो देखो पूरा निकाल लो आप, कितनी 25 4 जा 4 3 12, कितने परसेंट का चेंजमेंट आया? मतलब जो x% बढ़ा है वो कितना हो गया? 12%। क्षेत्रफल जो x% बढ़ जाता है कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया कितने में? 25 में। तो आपकी जो मान आया 12% आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 12 जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर ले। अब देखो एक और तरीका बता दूं मैं आपको, आपने सुना होगा a - b - ab/100। होता तो ये प्लस में ही है, ऐसे होता है a + b + ab/100। ठीक है, अब क्या करेंगे कि a 40% बढ़ा था तो 40% बढ़ा दो, फिर 20% घटा था 20% घटा दो, ये हो जाएगा 40 इंटू -20, क्योंकि ये घट रहा है ना तो इसका ध्यान देना है बस। जो घटेगा वो माइनस में जाएगी, जो बढ़ेगी वो प्लस में। ठीक है, तो अब ये 40 में से 20 चला गया तो ये 20 बचा यहाँ, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 0 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ 8 बचा। और देखो 20 में से 8 चला गया तो 12 आ गया। तो जो परसेंटेज में चेंजमेंट हुआ, अब ये प्लस का आया, इसलिए प्लस का आया ना 12%, इसलिए ये बढ़ा है। अगर ये माइनस का आता तो ये वैल्यू घट जाती, उतना एरिया जो है वो घट गया था। ओके, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये याद रखें ये फॉर्मूला। ठीक है, a + b + ab/100। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CI से ही SI से, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट का। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर से 4300 की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर, जो ऊपर ब्याज दर थी, ब्याज दर आपकी सेम है, 5 वर्ष में बढ़कर ये हो जाएगी। देखो उसने कहा है आपसे साधारण ब्याज की किसी वार्षिक ब्याज दर पर 4300 रुपए, तो आपका जो P है वो 4300 है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और जो आपका मिश्र धन है, ये अमाउंट क्या है? 4644। यदि मैं आपसे कहूं कि आप SI निकालें तो SI क्या होता है? अमाउंट एंड प्रिंसिपल का डिफरेंस। तो आप डिफरेंस ले लें इन दोनों का, तो आपका क्या आ जाएगा? 344। बोलो, SI आपका, ये जो SI आया है ये आपका 2 वर्ष का है कि नहीं? बोलो, 2 वर्ष का है। देखो मैं आपको SI सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, बेसिक मतलब आपको वो SI बराबर PRT/100 लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएं वो आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस। ठीक है, देखो 2 साल का 344 है। यदि मैं कहूँ आपसे ये 2 वर्ष का, मैं कहूँ 1 साल का आप निकालें तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 172। ये 1 वर्ष का हो गया। अब बोलो, अगर 1 वर्ष में उसे 172 ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी रेट यहां से निकलनी आएगी 172/4300 इंटू 100 कर दो आप, तो यहां से आपकी रेट निकल आई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये देंगे तो 4 बार चला जाएगा, तो आपकी जो रेट आई है वो कितनी आ गई? 4% आ गई। अरे बोलो, ये R निकल के आ गई आपकी रेट। देखो निकाली कैसे मैंने, इन दोनों का डिफरेंस, 2 वर्ष का 344 था आपका SI, तो 1 वर्ष का हमने 172 निकाल लिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब 1 वर्ष का यार 172 है, अब 1 वर्ष में उसे ब्याज 172 मिला, मैंने किया वही है, ब्याज गुणा 100/P गुणा R, जो P गुणा टाइम जो करते थे, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप में कर दिया। इससे क्या है, आपके माइंड में जो कैलकुलेशन की है वो बढ़ जाएगी, पावर, कैलकुलेशन पावर बढ़ेगी अगर आप ऐसे करेंगे। यदि आप वही फॉर्मूला लगाएं तो इतना टाइम रहता नहीं है हमारे पास एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए हमने 172 सीधा निकाली, 4% आ गई आपकी, ये रेट आ गई। देखो अब देखो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, उसने बोला है कि इसी ब्याज दर पर, मतलब रेट जो होगी 4% होगी और 5 वर्ष चलेगा। अब देखो
एसआई में क्या होता है, एसआई हर मतलब प्रत्येक वर्ष 4-4% चलेगा, मतलब ये 4300 का 4% पहली बार मिलेगा, दूसरी साल भी 4300 का 4%, फिर आगे भी 4300 का 4% ऐसे मिलेगा। अब यहाँ पे आप वहाँ पे वो फॉर्मूला एक्स मानने लगना, ठीक है। इसमें क्या करना है, मैंने मान लिया जो आपका पी था वो 100 था, 100 था। अगर 100 पी होता तो उसे 5 साल में ब्याज कितना मिल जाता, 20 रुपए मिल जाता कि नहीं, बोलो। अगर मैं ये मान लूं, अगर मैं ये मान लूं, अगर मैं ये मान लूं कि उसका पी 100 रुपए था, तो उसे 5 साल में जो ब्याज मिलता 20 रुपए मिलता कि नहीं, 100 मान लिया मैंने, ठीक है। तो अब ये बताओ, अगर उसका एसआई 20 रुपए हो जाता कि नहीं, 20 हो जाता, रुपए नहीं यूनिट मान लो आप, यहाँ पे यूनिट जाता थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। यूनिट मान लो 20 यूनिट हो जाता कि नहीं, कितना हो जाता, 20 यूनिट हो जाता। अब 100 यूनिट माना था हमने, 100 यूनिट, तो ये 20 यूनिट, तो आप सोचो मिश्र धन जो है वो 120 नहीं हो गया, पी प्लस एस आई तो होता है अमाउंट, जो प्रिंसिपल सॉरी अमाउंट होता है आपका, पी प्लस होता है, तो 120 की वैल्यू नहीं होगी, 10104 हो गया कि नहीं। अब देखो 120 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू निकालेंगे आप, 10104 अपॉन 120, ठीक है। अब ये हो गई किसकी, 1 की वैल्यू। अब पी निकालना है आपको, देखो कौन सी राशि, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो आप, 0 से ये 0 कैंसिल, 12 से आप काटोगे, 12 अट्ठे 96, कितना बचा 5, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, और 10 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो एम पी निकल के आएगा वो 8420 आ जाएगा रुपए। देखो आसान हो गया कि नहीं, मतलब आपको फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। देखो एक बार मैं और बता दूंगा आपको, यहाँ से आपने रेट निकाल ली, ये तो आपका क्लियर है क्योंकि हमने एक साल का सी आई निकाल लिया, एस आई निकाल लिया, 172 अपॉन 4300 कर दिया तो आपकी रेट आ गई। अब रेट यदि आपकी 4% आ गई और 5 वर्ष, अब 4% चलेगा तो 20% उसे टोटल मिलेगा कि नहीं, आप ये मान के चलो। मतलब यदि मैं मान लूँ कि 100 रुपए उसे वो मिल रहा था, क्या प्रिंसिपल आपका उसका 100 रुपए था, और हर साल उसे 4% का मिल रहा था, तो टोटल उसे 20% मिलता, तो मैंने 100 का 20% निकाल दिया सीधा, तो 20 रुपए उसे ब्याज मिल रहा था, 5 सालों में मिल रहा था। अब जब 5 साल में 20 रुपए ब्याज मिल रहा था और प्रिंसिपल आपका 100 है, तो 120 की वैल्यू इसके बराबर हो गई कि नहीं, और जैसे 120 की वैल्यू इसके बराबर, तो 1 की वैल्यू निकाल ली, फिर 100 की निकाल दी, सो आपका 8420 रुपए क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट आंसर आ गया। ओके आगे बढ़े, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी क्या है। देखो एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या, देखो जैसे ये एक वृत्ताकार उद्यान है, ये उद्यान है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो 42 सेंटीमीटर है कि नहीं, ठीक है, 42 सेंटीमीटर ये आपकी रेडियस, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब उसने बोला इस वृत्त के 8 चक्कर, देखो इसका मैं एक फॉर्मूला, अब दूरी टोटल दूरी निकालनी है तो आप ये मान लें टोटल दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल दूरी बराबर होता है आपकी सर्कुम्फेरेंस, मतलब 2πr इंटू एन, जितने वो चक्कर लगा रहा है, मतलब इस परिधि की, इसके परिता जितने वो चक्कर लगाएगा और जितने उसने चक्कर लगाए वही तो टोटल दूरी होगी, कितनी दूरी तक है, अगर मतलब परिधि का मतलब होता है एक चक्कर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूरी होती है, ये होती है सर्कुम्फेरेंस, ठीक है। और उसने 8 चक्कर लगाए तो 8 बार घूम गया, तब टोटल दूरी कैसे निकलेगी, मतलब एक चक्कर लगाई और टोटल n टाइम्स, ठीक है। तो d, अब देखो 2 पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, दिया भी है आपका, तो r आपकी 42 है, इंटू n आपका 8 दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा 7×42, अब इसका गुणा करा दें आप, 22 दूनी 44, छक्का 4×24, 264 इंटू 8, 8 चौक 32, 2 8 6 48 51, 8 8 दिन 16, 5 21, देखो ये आ गया 221, डी बराबर आपका क्या आ गया 2112, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें कोई दिक्कत, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट आंसर है, ठीक है। हमने डी बराबर सीधे लगाया 2πr इंटू एन, और 2πr पर दिया आपको r दी है, सो आपने यहाँ से r पूरा 2πr निकाल लिया, और n आपको दिया था 8 चक्कर लगा रहा था। देखो 8 चक्कर लगाने का मतलब आप ऐसे समझे
कि वो यहाँ पे था, घूम के आ गया एक, तो एक चक्कर हो गया, ये हो गई उसकी 2/r, और टोटल उसने 8 चक्कर लगाए, तो एक बार घूमा फिर एक बार घूमा, 8 बार घूम गया टोटल, तो यही तो टोटल दूरी हुई इसकी। 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी बतानी थी आपको, तो निकाल दिया आपने। ओके, चलिए आगे बढ़े। आपका अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। देखो 640 विद्यार्थी हैं, ठीक है, अब लड़के हैं 5:3 के अनुपात में है। देखना जो आपके अनुपात है, ये है बॉय, ये है आपकी गर्ल, ठीक है। तो यदि 5:3 का अनुपात रेशियो निकालेंगे आप, तो कैसे निकालेंगे आप, ये करेंगे 640 इंटू 5/8, यही तो करते हैं। तो 8×5 8 8 64, 8×5 40, देखो 8 400 निकल आए, तो बॉय जो आपकी 400 हो गई, और जो गर्ल हो गई वो कितनी होगी आपकी 200, 3/8 8 3 24, 240, ये आपकी गर्ल हो गई, ये हो गए बॉय। अब देखो आगे क्या है, यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, तो 240, 30 लड़कियां और आई, तो टोटल कितनी हो गई 270, अरे हो गई कि नहीं 270, ठीक है। अब आगे उसने कहा नामांकन, तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना होता है 14 अनुपात। मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि 270 जुड़ने के बाद इनका जो अनुपात हो वो 14:9 हो, इतना हो इनका क्या रेशियो, ये 270। अब आपको कितने लड़के यहाँ पे ऐड करने हैं, मतलब ये हुआ हम x से लड़के ऐड कर दें तो टोटल ये हो जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के तरीके क्या हुआ, 400 प्लस x अपॉन ये 270, ये आपका आएगा क्या, ये आपका 270 आएगा, इक्वल टू 14/9, यही तो हो जाएगा रेशियो। तो 9 से ये कट गया 30 टाइम्स, 4 से इसका मल्टीप्लाई करा दिया, तो 400 प्लस एक्स इक्वल टू 4, अब x बराबर आप निकालेंगे तो 400 माइनस हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो कितनी लड़के बुलाए जाएंगे, और सो इनका रेशियो ये हो जाएगा 20 लड़के। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन, 20 लड़के और बुला दिए जाएंगे, तो गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो आपका ये आ जाएगा 14:9, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये त्रिकोणमिति से संबंधित है कि a + b = 45 हो तो 2 1 + 10a और 1 + 10b का मान क्या होगा। देखो इसको सॉल्व करने के तरीके क्या है, देखो ये a + b = 45 दिया हुआ है आपको, a + b आपका a + b = 45, ये आपको दिया हुआ है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं अगर दोनों पक्षों में 10 45 ले लूं, मतलब मैंने क्या 10 का यहाँ गुणा करा दिया, 10 का वहाँ गुणा करा दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 10 a + b हो गया कि नहीं, हो गया। और ये आपका क्या हो गया 10 45, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। 10 45 हो गया। अब मैं 10 a + b का फॉर्मूला खोल दूं, क्या होता है 10 a + b बराबर 10 a + 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a इंटू 10 b, ये होता है, इसमें कोई दिक्कत। और ये 10 45 का मान सबको पता है 1 होता है, तो 1/1 यहाँ पे लिख दिया मैंने, 1 होता है। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा, तो ये आपका आ जाएगा 10 a + 10 b = 1 माइनस 10 a इंटू 10 b, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब मैं इसको इस साइड ले आऊंगा, 1 यहाँ अकेला रहने दूं, तो ये आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा 10 a + 10 b + 10 a इंटू 10 b = 1 हो गया। अब यदि मैं दोनों पक्षों में क्या 1 1 ऐड कर दूं, 1 यहाँ पे, देखो इसमें कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा अगर 1 1 ऐड कर दूं तो, 1 यहाँ ऐड कर दूं, ठीक है। और मैंने जैसे यहाँ पे 1 ऐड किया, तो देखो आप यहाँ पे 1 मैं कॉमन ले सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका 1 + 10a, हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे मैं 10b कॉमन ले लूंगा, तो आपका हो जाएगा 1 + 10a,
और मैंने 1 यहाँ ऐड किया था तो ये हो गया आपका 2। देखो अब आप देखो 2 1 + 10a 1 + 10 भी कहीं नजर आ रहा है आपको? देखो अभी यहाँ आ गया 1 + 10a, फिर आप कॉमन ले लें यहाँ से। देखो यहाँ से आपने क्या किया 1 + 10a कॉमन ले लिया 10a, और जैसे ही आपने 1 + 10a कॉमन लिया तो ये आ जाएगा आपका 1 + 10b, ये बराबर हो जाएगा 2 के। इसमें कोई दिक्कत अच्छा दिख नहीं रहा? देखो देखो आगे लिख देता हूँ आपको, आपका यहाँ पे ये था 1 + 10a + 10a 1 + 10a प्लस क्या था आपका 1 + 10a + 10b 10a + 10b + 10a × 10b, ये था बराबर 1। ठीक है 1 1 1 ऐड कर दिया तो ये 2 हो गया था। ठीक है ये था। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आप 1 कॉमन ले सकते हैं आराम से। देखो 1 + 10a आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपने क्या 10b कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपका 1 + 10a, हो गया कि नहीं, और बराबर 2। और इसमें आपने 1 + 10a कॉमन लिया, यहाँ पे आपने 1 + 10 यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 1 + 10b। अब देखो वही सेम आपका बच गया वहाँ पे बराबर 2, इतना ही तो आ रहा था। अब इसमें अंतर सिर्फ 2 का है तो मैं दोनों पक्षों में 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, आप 2 का यहाँ करा दो तो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा। तो यही निकालना था आपको, 2 1 + 10a 1 + 10b, ये निकालना। देखो 2 1 + 10a 1 + 10b ये निकालना था। 2 1 + 10a 10b का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो ये समझाने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी होता है, बहुत आसानी से, तुरंत तुरंत बिल्कुल। ठीक है तो कंफ्यूज मत हो, मतलब डरे मत कि ये इतना लेंदी हो गया हम कैसे कर पाएंगे। इसको करने का कोई बहुत बेसिक मेथड है, आपने पढ़ा भी होगा बचपन में। ठीक है तो आप परेशान ना हो बिल्कुल। चलिए ये आपका सॉल्यूशन एक बार और मैं बता दूं। a + b था 45, आपने जैसे ही 10 a + b दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कराया 10 का तो 10 a + b बन गए। 10 a + b का फॉर्मूला 10 a + 10b / 1 - 10 × 10b होता है, बराबर 1 हो जाएगा। 10 45 का मान होता है 1, याद रख लें आप। ठीक है और ये आपका उस साइड जाएगा तो 10 a + 10b = 1 - 10 × 10b, और हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो वहां पे 1 बचेगा और ये हो जाएगा 10 a + 10b। अब मैंने 1 यहाँ पे ऐड किया 1 वहां पे ऐड किया, दोनों पक्षों में। देखो ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो सकता है ना। तो यहाँ पे मैंने फिर आगे क्या किया 1 + 10a में से 1 + 10 यहाँ 1 कॉमन लिया तो 1 + 10a बचा, यहाँ 10b कॉमन लिया तो 1 + 10a यहाँ पे बचा और 2 हो गया। अब आपको मान जो निकालना था 2 1 + 10a 1 + 10b का, तो मैंने दोनों पक्षों में 2 का मल्टीप्लाई करा दिया तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, सो 2 2 जाइए 4 हो गया, 2 × 2 बराबर 4, यही आपको निकालना था 2 1 + 10a × 1 + 10b का मान। ओके ये अच्छा क्वेश्चन था त्रिकोणमिति का। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें आप। देखो ये अगला क्वेश्चन आपका ये है। देखो 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान क्या होगा। देखो उसने कहा 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। आप ये मान लें कि प्रथम 5 संख्या का जो योग है, योग क्या है आपका, ये आप x मान लें। ठीक है और आप छठी संख्या क्या मान लें, यहाँ पे छठी संख्या हमने मान ली क्या थी, y थी। ठीक है क्या x को मानने से थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाता है, बाकी ये क्वेश्चन है कुछ नहीं उसमें, बिल्कुल सिंपल है। 5 संख्याओं का योग अगर मैंने, तो ये x + y हो गया, 5 संख्याओं का योग प्लस छठी संख्या अपॉन 6, ये = किसके बराबर हो जाएगा। देखो यदि इन संख्याओं का औसत 136 है,
136 है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 का 816 हो गया। मतलब 6 संख्याओं का जो एडिशन है वो 816 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा है कि 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, तो 5 संख्याओं का योग कितना है x, और छठी संख्या का 7 गुना है, छठी संख्या का 7 गुना है। इससे ये क्वेश्चन निकल के आ गई आपकी, छठी संख्या का 7 गुना 5 संख्याओं का योग, तो 5 संख्याओं का योग x माना था हमने, छठी संख्या का 7 गुना क्या था y, तो y का हमने 7 गुना कर दिया तो 7y हो गया। तो x बराबर 7y, x की जगह 7y रख सकते हैं, तो 7y प्लस y बराबर 816। तो देखो ये हो गया 8y, तो 8y हो गया, तो 8y बराबर आ जाएगा आपका 816। तो यदि आप y बराबर निकालना चाहेंगे यहाँ से, तो आपका y बराबर निकल के आएगा 816 बटे 8, तो 8 एक 8 0 8 दूनी 16, तो y बराबर क्या आ गया 102, ये आ गया। देखो ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, एकदम बहुत स्पीड में होता है। देखो आपको सीधा पता है, छठी संख्या का सीधा निकाला 102, तो आपका जो राइट आंसर है सेकंड है। तो कैसे ये जल्दी जल्दी कैसे हो, आपने प्रथम 5 संख्या मान ली मैंने x था योग, छठी संख्या y, ठीक है, तो x प्लस वाई अपॉन 6 इसका औसत दिया है, तो दोनों का जो एडिशन आया वो 816 आया, 816 आया। ठीक है, देखो मैं एक थोड़ा सा आपको एक तरीका और बताऊं, मतलब ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड। ठीक है, अब जो वैसे सवाल हो सकता है, देखो उसने कहा है कि 6 संख्याओं का औसत 136 है, तो मतलब उन 6 संख्याओं का योग कितना है, मतलब 6 नंबर्स का जो एडिशन आएगा, आपका एडिशन कितना आएगा 816 आएगा, ये पता है क्योंकि आपको एवरेज दिया हुआ 136, तो 136 गुणा 6 करेंगे तो 816 आ जाएगा। अब उसने कहा है कि जो मतलब 5 संख्याओं का जो योग है वो छठी संख्या, मतलब छठी संख्या का 7 गुना है कि नहीं, तो मतलब यदि 5 संख्याओं योग x है तो छठी संख्या हमने क्या मान ली 7x, अरे होगी कि नहीं, अरे बोलो इसका 7 गुना है कि नहीं, तो 8x बराबर सीधा हो गया इसके, देखो या 8 यूनिट बराबर 816, तो सीधे x बराबर आ गया आपका आंसर, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, यदि दो बेलनों की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है कि नहीं, यदि दो बेलनों की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात जो है वो 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का संगत अनुपात क्या होगा। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, दो त्रिज्याएं दी है, दो वो दिए, तो देखो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपका पाई r स्क्वायर h, तो दो त्रिज्याएं दी है तो आप इसे 1 मान लें, ठीक है, तो ये v1 बराबर हो गया, और ऐसे v2 निकालेंगे, दोनों का रेशियो पूछा है, तो v1 अपॉन v2 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर करेंगे अब पाई r2 का स्क्वायर प्लस h2, अब सीधा रख दो तुरंत आ जाएगा आपका आंसर। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर ये 3 है ना, और गुणा h कितनी है 4, तो 4 ही आ जाएगी। अब ये होगा अगली बार 4 चौको 16 गुणा 9, 9 से 9 कैंसिल, 4 1 जा 1/4, तो आपका जो रेशियो निकल के आया वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 का वो 1:4 था। ओके ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, कुछ बड़ा नहीं है इसमें। बेलन का आयतन सबको पता है पाई r स्क्वायर h होता है, सीधा आप रख दें। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये क्वेश्चन आपके CGL में आए हुए हैं फ्री में, और ये CGL के लिए आपके जो विभिन्न एग्जाम है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका कि कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखो अब मैं रेलगाड़ी की, अगर मैं रेलगाड़ी मान लूँ x मीटर लंबी है, जो लेंथ है ये होगी आपकी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो क्या होगी x मान ली मैंने, यदि जैसे या मैंने इसकी लंबाई x मानी तो x/12, क्योंकि 12 सेकंड में पार करती है ना वो, ये इसकी चाल के बराबर होगी। मतलब ट्रेन की जो लंबाई थी यदि उसमें हम 6 सेकंड 12 सेकंड डिवाइड कर देंगे तो इसकी चाल आ जाएगी इसकी ट्रेन की,
और 170 मीटर लंबे पुल को तो x प्लस 170 मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई अपॉन 36 सेकंड में पार करती है। और चाल तो सिर्फ उसकी होती है, किसकी? ट्रेन की, पुल की तो होती नहीं कोई चाल। ठीक है, तो देखो दोनों चालें बराबर होंगी तो इसको मैं इसके बराबर कर सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ पे चाल, तो मैं इसको x प्लस, इस चाल के बराबर मैं यहाँ पर रख दूंगा x प्लस 170 अपॉन 36। ये दोनों चालें थी किसकी? ट्रेन की। तो देखो 12 थी 36, ये 3x इक्वल टू x प्लस 170, x इस साइड आया तो ये 2x हो गया, 2x बराबर हो गया 170, तो x बराबर हो गया आपका क्या? 85। ये क्या है? ये ट्रेन की आपकी क्या है? लंबाई। तो अभी मैंने आपको बताया था ट्रेन की लंबाई होगी 85, 12 सेकंड में किसी उसको पार करती है। अब देखो आप यहाँ पे जो आपकी चाल दी हुई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में हो, ये निकल के आया आपकी मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो 18/5 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? चाल, ट्रेन की चाल निकल रही है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 ती 18, 5 से किया तो 17 टाइम्स, ये आपका आ गया 51/2, मतलब 51 का आधा। 51 का आधा क्या होता है? 25.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया 25.5। ठीक है, 1 ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर में, ऐसे निकाल लेंगे आप, आसान है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपका देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर बेचता है। मतलब यदि आपने CP 100 मान लिया तो आपका SP क्या हो गया? 90 हो गया कि नहीं? 10% कम पर बेचता है। ठीक, आगे वो बोल रहा है यदि उसने इसे 332 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता। देखो यदि 332 अधिक में बेचता तो 20% का लाभ कमाता, मतलब 120 कमाता कि नहीं? 120। तो वस्तु का आरंभिक SP, मतलब ये वाला SP बताना है, SP1 है, ये SP2 है। देखो यदि वो 100 में बेचता, यदि वो 100 में बेचता, यदि वो 100 में बेचता तो उसे 10% कम पर मतलब यदि 100 उसका CP है तो 10% कम में बेचता तो 90 में बेचता। और यदि वो 332 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता, मतलब 120। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहले उसे जो लाभ मिल रहा था उसमें 10% हानि थी, अब उसने 120 में बेचा तो 332 रुपए का लाभ। मतलब ये हुआ जो दोनों SPओ का अंतर है कितना है? ये 30 का है। ये 30 यूनिट की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? 332 के बराबर है। ये कहना चाह रहा है वो आपसे, किसके बराबर है? 332 के। तो आप 1% की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 332/30 हो जाएगी। यदि आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो आप 100 का मल्टीप्लाई करा दें, तो ये क्या आ गया? आपका CP आ गया। अब आप ध्यान दें कि वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य पूछा है आपने। अगर आपके पास ये CP है, ये वाला पूछा है आपसे, क्या क्या पूछा? ये वाला उसने पूछा है, ये वाला CP, ये वाला, तो आपका ये तो CP निकल के आया ना, ये CP है। और SP ये वाला पूछा है, SP फर्स्ट, तो आप क्या करेंगे? इसका 90% निकाल दें, तो ये 90/100 हो जाएगा आपका। तो ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 3 3 या 9, और 3 का मल्टीप्लाई आप इसमें कराएंगे, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 3 या 9, तो 996 आ जाएगा आपका राइट आंसर, 996। समझे क्या आएगा? 996। ये जो 1 यूनिट की वैल्यू हमने 332/30 निकाली तो 100 यूनिट की आ गई, 100 यूनिट की वैल्यू ये आ गई, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू निकाली, इसका मतलब 100 CP तो माना था हमने, तो ये आपका CP निकल के आया। अब उसने SP फर्स्ट पूछा था आपसे, तो आप इसका 90% निकाल दें, तो जैसे आप 90% निकालेंगे तो आपका क्या आएगा? 996, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आपका अगला देखें। AB और C, यहाँ पे C लिखा हुआ, को अलग अलग एक कार को क्रमशः 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो उसने कहा है आपसे, A आपका कर सकता है कितने दिनों में? 24, B आपका कितने दिनों में? 15, और C आपका कितने दिनों में? 12। इतने दिनों में ये तीनों काम करते हैं। तो यदि आप इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो सबसे पहले देखो वर्क एंड टाइम के में आपको क्या है कि इफिशियंसी और वर्क आपको पता होना चाहिए बस। अगर आपको इफिशियंसी एंड वर्क पता है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं, या डेज या इफिशियंसी पता हो, या डेज या वर्क पता हो, तो आप सब आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप इसका LCM लेंगे, ये आता है आपका टोटल वर्क, क्या होता है ये? TW, टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो आप जैसे ही निकालेंगे तो 5, ये इसकी क्या आ गई? इफिशियंसी आ गई कि नहीं?
ये इसकी 5 आ गई इफिशियंसी, इसकी 8 आ गई इफिशियंसी, ये आ गई क्या 10। अब आगे बढ़े, देखो आगे क्या कह रहा है वो, बी और सी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया। तो बी और सी, आप बी और सी को पकड़ें। बी और सी की जो क्षमता है वो 18 है, मतलब 18 की क्षमता से उन्होंने 3 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया 54 इनने काम कर लिया। इनने 18 की क्षमता से 3 दिन काम किया तो 54 काम कर लिया। अब बचा कितना काम, 120 था, तो आपका कितना काम बच गया 66 बच गया। रिमेनिंग जो वर्क है यही तो है शेष काम, रिमेनिंग वर्क जो है आपका ये बच गया 66। अब देखो आगे क्या बोल रहा है वो, ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ए अकेला, देखो 66 ये बचा है काम, अब बाकी काम कौन करेगा, ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है 5, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर दिया, तो ये डेज निकल आए आपके ए की। बाकी बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा 66/5 दिन में। ऑप्शन नंबर लास्ट का जो है डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 45, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान निकालें। तो इसको करने के 2-3 तरीके हैं। आप x माइनस वाई का होल क्यू निकाल दें और सारे मान रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे मैंने x माइनस वाई का जो होल क्यू का फॉर्मूला होता है आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला नहीं भी याद तो भी मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखो ये हो गया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy और एक कोष्टक में आपको मिलेगा x माइनस वाई। कोई दिक्कत, ये मिल गया। अब सीधा सीधा मान रख दें, आप कहीं कुछ नहीं रखना। x माइनस वाई का मान 4 है तो 4 पे पावर 3 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का निकालना है तो इसे एज इट इज रहने दो, माइनस 3xy, एक्स वाई का मान आपको 45 दिया हुआ है, 3 इंटू 45 सॉरी 3 इंटू 45 हो जाएगा। और x माइनस वाई का मान दिया है आपको क्या 4, इसमें बताओ कोई दिक्कत। अब देखो 4 का आप 4 चौको 16 चौको 64 64 हो जाएगा बराबर, ये तो आपको निकाल रहे हैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब इसका गुणा करेंगे आप तो 4 पंच 4 का 4 × 12 12 पंचे 60 12 चौक 48 6 54 540 आ जाएगा। देखो 4 × 12 12 पंचे 60 6 12 चौक 48 6 54। अब ये लेके आएंगे हम इस साइड, मतलब 64 प्लस 540, ये बराबर हो जाएगा आपका एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के। देखो निकल आया मान। अब 540 में ये ऐड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका 0 6 4 10 5 1 6 4 आ गया 604। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का जो मान आएगा आपका रियल में वो 604 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ इसे निकालने का। अब जैसे मान लो आप फॉर्मूला भूल गए तो फिर क्या करेंगे, तो इसको निकालने का एक तरीका और है। देखो कैसे, उसने आपको दिया हुआ x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 4 और x वाई बराबर आपको दिया है क्या 45, इतना आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इससे x का मान निकालें उसमें रख दें, तो x बराबर मान निकालेंगे तो y प्लस 4 आ जाएगा, या 4 प्लस वाई एक ही बात है, इसमें रख दें आप x का मान, तो y प्लस 4 रखेंगे ऐसे और इंटू वाई बराबर 45। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक आपकी। ये क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4y और ये माइनस का आ जाएगा इस साइड वो 45 माइनस का एक साथ ले आया मैं। ठीक है, अब देखो अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आनी चाहिए बस, तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 अपना 45 होता है, तो देखो वाई स्क्वायर प्लस का 4y लाना है तो 9y कर दो आप। ठीक है, और माइनस का 5y माइनस का 45, ये बराबर आ गए 0 के। यहाँ पे आप y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 लेंगे तो y प्लस 9 आ जाएगा। देखो y यहाँ पे 2 मान निकल के आए आपके, y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 5 बराबर 0, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये निगेटिव हो गया, तो y बराबर 5 आ गया आपका मान। अब आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, y बराबर 5 रखेंगे आप यहाँ पे, y बराबर 5, आपने जैसे ही y बराबर 5 रखा तो x बराबर आपका आ गया 9 और x बराबर 9, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू 9 का करेंगे आप 729 9 9 में 81 नम्मा 729 माइनस 55 25 5 125 माइनस कर दें आप, 9 में से 5 के 4 0 जी आ गया। देखो 604, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, या तो उससे कर लें या इससे कर लें, जो आपको आसान लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि प्लस का अर्थ माइनस का अर्थ, देखो प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, और इनटू का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है इनटू होता है। ये इनटू लगा है, स्टार मत समझने से, ये इनटू है, ठीक है होता है। तो समीकरण इसको सॉल्व करना है। देखो ये 42 है, माइनस का अर्थ है प्लस तो यहाँ 12, इनटू का अर्थ है डिवाइड तो यहाँ डिवाइड, प्लस का अर्थ है माइनस और डिवाइड का अर्थ है इनटू और प्लस का अर्थ है माइनस, ये आ जाएगा अपॉन। आगे बोला है उसने 8, इनटू का अर्थ है डिवाइड, ये इसका अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस और इनटू डिवाइड का अर्थ है इनटू। कर लो सॉल्व। देखो 3 चौके 12, 42 और 4 46 हो जाएगा, 46 माइनस ये होगा 8 दूनी 16 और 16 और 15 जुड़ जाएंगे तो 31 हो जाएगा। देखो और यहाँ किया 2 चौके 8, 4 4 8, 9 3 27, 8 माइनस 27, तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका 15, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 19, ये है राइट आंसर 15 अपॉन माइनस का 19, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो सिंपल है, आसान है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो उसने कहा प्लस का अर्थ माइनस, तो आप प्लस की जगह माइनस लगाते हैं, और माइनस का अर्थ है प्लस तो माइनस की जगह प्लस लगाते जाए, और डिवाइड की जगह इनटू, इनटू जगह डिवाइड, बस सॉल्व कर लें, आसान है। चलिए आगे बढ़ें, आपका अगला क्वेश्चन देखो ये है, फिर एक त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री कि x बराबर 4 cos a प्लस 5 sin a और y बराबर 4 sin a माइनस 5 cos a, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। x बराबर क्या दिया हुआ है आपको 4 cos a प्लस 5 sin a, तो रखें आप 4 cos a प्लस 5 sin a। पहले मैं x स्क्वायर का मान निकालता हूँ ओनली, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, x का मान ये रखा ना, इसका होल स्क्वायर, तो देखो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, तो ये 16 cos स्क्वायर a प्लस यहाँ 5 है 5 sin a, ठीक है, ये हो जाएगा 25 sin स्क्वायर a और प्लस देखो 5 को 20 दूनी 40 sin a cos a, ये हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 sin a cos a, ठीक है। तो ये आपका निकल के क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का मान आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप निकालेंगे वाई स्क्वायर का मान, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 sin a माइनस 5 cos a, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू ये होगी एक्स स्क्वायर की, यहाँ पे निकालेंगे आप वाई स्क्वायर की, तो वाई स्क्वायर की आप जैसे निकालेंगे तो आप क्या क्या है 4 sin a माइनस 5 cos a का होल स्क्वायर, यही करना है, ठीक है। तो आप निकालो 4 sin a मतलब वही 16 sin स्क्वायर a प्लस 25 cos स्क्वायर a माइनस 40 sin a cos a, ये निकल के आएगा आपका। देखो अब एक ध्यान से देखना आप, अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करना है ना, मतलब ये दोनों ऐड होंगे, ठीक है। तो देखो 40 sin a cos a, ये माइनस 40 sin a cos a, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, ठीक है। अब देखो 16 cos स्क्वायर a और ये क्या है आपका 16 sin स्क्वायर a, देखो यहाँ पे अब ये 16 cos स्क्वायर है, यहाँ लिखो, देखो मैं आपको ऐड करके दूं अगली स्लाइड में। देखो यहाँ पे जो आपका निकल के आया था, ये आया 16 cos स्क्वायर प्लस 25 sin स्क्वायर प्लस 40 sin cos a, देखो ये आपके निकल गया 16 cos स्क्वायर a प्लस 25 sin स्क्वायर a प्लस 40 cos a sin a, ठीक है। ऐसे ही वहां से निकल के आया आपका, दोनों को ऐड करना है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू और वाई स्क्वायर की वैल्यू प्लस क्या हो जाएगा 16 sin स्क्वायर a प्लस 25 cos स्क्वायर a माइनस 40 cos a sin a, ये निकल के आया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए कैंसिल। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 16, ये इसमें 16 कॉमन लोगे आप, 16 कॉमन लिया आपने तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस यहाँ से 25 कॉमन लिया आपने तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। अब देखो आपको ये पता होगा कि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1, तो ये 16 इंटू 1 प्लस ये 25 इंटू 1, तो 16 और 25 को ऐड करेंगे आप तो 16 प्लस 25
बराबर आ जाएगा 6 5 11 2 1 3 1 4 41 आपका राइट आंसर होगा। क्या है आपका हो जाएगा 41 राइट आंसर। ये देखो 41। देखो ये समझाने में थोड़ा सा लेंदी हो रहा है लेकिन ये बहुत आसान है। आप सीधा देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात होगी तो आप समझ जाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखना है तो 40 कॉस साइन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वहां माइनस है यहाँ प्लस है और बाकी का जो बचा है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की निष्पत्ति बन जाएगी तो उसका मान होता है 1 16 प्लस 25 आपका 41 सीधा आ जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से संबंधित है आपका। देखो 6 tan a बराबर 5 तो 8 sin a माइनस 4 cos a प्लस 2 sin a का मान बताना है आपको। देखो यहाँ से उसने दे दिया है आपको tan a 6 tan a बराबर 5 ये दिया हुआ है आपको। ठीक है तो आप यहाँ से tan a की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो tan a बराबर क्या आ गया आपका 5/6, कोई दिक्कत है इसमें, ये निकला है आपका मान। ठीक है अब यहाँ पे क्या करेंगे आपका ये इक्वेशन है 8 sin a माइनस 4 cos a अपॉन ये आपका cos a प्लस 2 sin a ये है। अब आप देखो कुछ ऐसा आप सोचें कि वो tan a के फॉर्म में आपका ये इक्वेशन हो जाए, क्या सोचें। देखो इसमें आप क्या करेंगे आप पूरे समीकरण में हर और नीचे ऊपर और नीचे दोनों जगह किससे डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, आप ऊपर और नीचे दोनों जगह पे आप ऊपर और नीचे दोनों जगह पे किससे डिवाइड कर दें, cos a से डिवाइड कर दें। देखो cos a से मतलब हर में भी अंश में भी, तो आप यहाँ पे cos a से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 sin a अपॉन cos a आ जाएगा प्लस यहाँ पे आपका 4 cos a अपॉन cos a आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, अपॉन यहाँ पे अपॉन रखेंगे आप यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा cos a अपॉन cos a। cos a से मैंने दोनों पक्ष ऊपर हर अंश और हर में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 sin a अपॉन cos a। देखो sin a और अपॉन cos a क्या होता है tan, आपको पता है, और cos से cos कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ पे देखो क्या बचा आपका, अब आसान हो गया ये बहुत ज्यादा। तो ये आपका हो गया 8 tan a हो गया कि नहीं प्लस यहाँ 4 अपॉन ये क्या हो गया आपका 1 प्लस 2 tan a। अब आपको सारे मान पता है, tan का 5/6 होता है तो रख दें आप, तो 8 यहाँ पे रखेंगे आप 5/6 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 5/6। अब इसको सॉल्व कर लें आप, 2 4 जा 2 3 जा 2 3 जा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका निकल के आएगा क्या, पांचों को 20/3 प्लस 4 20/3 प्लस 4 बटे यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 5/3 1 प्लस 5/3। इसको और आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये आपका आएगा 20/3 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 5/3, यही था 1 प्लस 5/3 1 प्लस 5/3, ठीक है। अब क्या करना है, आप इसको सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका ये होता है थोड़ा जल्दी करने का, ये इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा इनको आपस में गुणा, तो 4 3 12 12 और 20 कितना होता है 32 32/3 बटे इसका ऐसे ही करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 3 8/3 ये आ गया। अब क्या होता है अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 8 गुणा 3, तो ये आपका जी आएगा क्या 32 गुणा 3 बटे 8 इंटू 3, 3 से ये 3 कैंसिल, 8 चौको 32, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 4। आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो पहला नंबर ऑप्शन 4, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था। देखो ये
आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप यदि थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो बहुत आसानी से हो सकता है। आपने सीधा cos A से डिवाइड किया तो सीधा आपका निकल के इस स्टेप में पहुंच जाएंगे हम, और इस स्टेप के बाद सीधा आपने रखा और तुरंत कैलकुलेट करें, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आपका अगला क्वेश्चन ये देखो, एक्स वाई जेड तीन ऐसे पूर्णांक हैं कि x प्लस वाई बराबर 8, y प्लस जेड बराबर 13 एंड z प्लस एक्स बराबर 17। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड का मान बताना है आपको, मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे यार, आपको ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर 8, ये आपको दिया हुआ है y प्लस जेड बराबर 13 और z प्लस एक्स बराबर 17। ये तो आपको तीनों मान दिए हुए, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो आप क्या करें, अब आपको एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड मतलब एक्स वाई जेड तीनों के मान निकालने हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं आप, देखो अब क्या करें, आप इन दोनों पक्षों को ऐड कर दें। देखो 2x है यहाँ, 2y है यहाँ, 2z है, तो ये 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा। वो आप इसको ऐड करेंगे, 17 और 13 होता है 30 और 8 38, 38 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप निकालेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपका निकल के आ जाएगा 38 अपॉन 2 मतलब 19। अब देखो चीजें आपके लिए बहुत आसान होगी, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 90 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया इससे 19 टाइम्स। ठीक है, 9 2 होता है ना, 19 2 38। अब देखो निकाल देंगे आप बहुत आसानी से। अब आप सारे मान निकाल लें, x प्लस वाई ये दिया है आपको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, ये दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है। अब देखो x प्लस वाई बराबर 8 रखा आपने, यहाँ पे 8 रखा, जैसे 8 रखा ये उस साइड जाएगा तो z बराबर क्या आ गया आपका 11। ठीक है, देखो z बराबर आपका क्या आ गया 11। अब देखो y प्लस जेड का मान 13 है, उस साइड गया थी, x बराबर क्या आ गया आपका 6। अब देखो z प्लस एक्स बराबर z और x का मान कितना है 17 उस साइड गया तो y बराबर क्या आ गया आपका 2। मैंने इसमें सारे मान रख दिए। देखो x प्लस वाई का मान क्या था 8 रखा तो उस साइड जाएगा माइनस का, तो 19 में से 8 गया तो 11। ऐसे मैंने क्या किया y प्लस जेड मैंने कहा 13 गया उस साइड, 19 में 6 बचा, z प्लस एक्स 17 तो 2 बचा। ये आ गया आपके मान, सबके मान आ गए। अब निकालना क्या था आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, एक्स स्क्वायर मतलब 36, अरे बोलो x का मान 6 है ना, तो एक्स स्क्वायर हो गया 36 और वाई जेड क्या है वाई जेड 11 2 जा 22, ये आ गया आपका। अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ काट दो 18 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, 18 अपॉन 11 ये हो गया आपका राइट आंसर। 18 अपॉन 11 बढ़िया क्वेश्चन था ये, 18 अपॉन 11। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे एग्जाम एसएससी में इससे में बहुत ज्यादा, एसएससी क्या हर एग्जाम बहुत ज्यादा पूछ रहा है। ये आपके एमपी एंड सीपी का जो एक रिलेशन बनता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य आपका 224 है तो वस्तु का सीपी बताना है आपको। देखो यदि आपको 224 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें, यदि 224 तो एमपी आपको दिया ही हुआ है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एमपी मतलब मार्क प्राइस बोलते हैं इसे। ठीक है, अब मार्क प्राइस क्या होता है, जैसे आप कहीं शर्ट लेने गए दुकान में तो उसमें जो वैल्यू अंकित रहती है, मतलब जो मूल्य शर्ट में लिखा हुआ होता है, जैसे 400 रुपए लिखा हुआ है, लिखा है, अगर ये 400 रुपए लिखा हुआ तो इस पे आपको फिर वो डिस्काउंट देता है और डिस्काउंट के बाद फिर आप खरीदते हैं, मतलब वो बेचता है। ठीक है, हाँ, तो वो होता है अंकित मूल्य। जो अंक मूल्य हम मतलब दुकानदार के द्वारा किसी भी शर्ट पैंट या किसी भी वस्तु में अंकित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वो डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट के बाद फिर वो बेचता है, मतलब एसपी में। ठीक है, ठीक है, एमपी बराबर का 224, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। एमपी बराबर आपका 224 है। देखिए आप एमपी बराबर आपका 224 दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, अब अंकित मूल्य पर 28% की छूट है, तो आप इसका 28% जैसे ही निकालेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एसपी निकल आएगा। अरे बोलो निकल आएगा कि नहीं, देखो 224 ये है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि अंकित मूल्य पर, और हमेशा याद रखें अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसके बाद हमेशा एसपी निकलता है, क्या, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर 28% की छूट दी, तो अब दे दें आप 28% की छूट, 224 28% निकालें आप इसका,
देखो एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य 224 रुपए है तो वस्तु का सीपी बताना है आपको। देखो अगर 224 अंकित मूल्य पर 28% की छूट मिलेगी तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एसपी निकल आएगा। तो आप निकाल दें 28% मतलब हुआ 72, इसका 72% निकाल दें, यही तो हुआ। तो आप इसे सॉल्व मत करें, ऐसे ही रहने दें। ये आपका क्या निकल के आया, एसपी निकल के आया, बोलो यही है ना। मैंने कहा था जैसे ही आपको इस पे छूट मिली 200, देखो 72% डायरेक्ट निकाल लिया, हर चीज 100 होती है तो उसने क्या 28% की छूट दी तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया 70, या फिर आप इसका 28% निकाल दे फिर इसमें ऐड कर दे तो वो लेंदी हो जाता, सीधा आप 72% निकालें तो आपका ये एसपी निकल आया, ठीक है। अब उसने कहा है छूट देने पर उसे 12% का लाभ हो रहा है, 12% का लाभ। ये जो वैल्यू आई है आप ध्यान से देखें, ये एसपी है, 12% का लाभ हो रहा है उसे, तो 112% की वैल्यू नहीं है ये। देखो ध्यान से समझो, ये 112% की वैल्यू होगी, 112% की बराबर वैल्यू क्या होगी 224 इंटू 72/100, ये होगी आपकी क्या 112% की वैल्यू हो गई। तो आप 1% की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा आपका 224 इंटू 72/100 और इंटू 112 हो गया। और जैसे ही आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो आपका सीपी निकल के आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, इससे ही कैंसिल आउट हो गया कितनी बार 2 टाइम्स, 72 2 जा 144 रुपए। ये 144 रुपए ये आए हैं, ये आपका क्या निकल के आया एसपी, सॉरी सीपी। ये देखो एक बार और समझते हैं आप। देखो आपको एमपी 224 दिया हुआ है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 224 आपका एमपी दिया हुआ है, उसने 28% की छूट बोली, तो आप एमपी में जब भी छूट मिलेगी आपको एसपी निकलेगा, आप याद रख ले क्या एसपी निकलेगा। तो मैंने सीधा 72% निकाल दिया तो ये आपका एसपी आ गया। अब उसने कहा है आपसे कि 112% का क्या लाभ होता है, उसे क्या होता है लाभ, 112% का लाभ। इसका मतलब क्या हुआ, हर चीज 100, मैंने इसका सीपी मान लो 100 मान लिया, इसका सीपी 100 मान लिया, ठीक है। सीपी जैसे 100 माना आपने, इसका मतलब अब मैं इसके लिए 100 नहीं माना, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, इसका 100 मान लिया मैंने। जैसे ही सीपी आपने 100 माना तो इसका मतलब हुआ कि 100 पे 12% का लाभ हो रहा, तो 112 आपका एसपी होगा वही एसपी जो ये है 112 की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी नहीं, तो 112% के बराबर ये कर दिया मैंने। जैसे 112% के बराबर हुआ तो 224 गुणा 72 बटे 10, 100 गुणा 112 और गुणा 100, 100% की वैल्यू निकल आई जो आपने सीपी मानी थी। तो ये आपका क्या होगा 144 रुपए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये आपका डीआई, आपको इसे एनालिसिस कर लें अच्छे से फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ कि दी गई तालिका वर्ष 2012 से 2017 के दौरान विभिन्न मॉडल ABCD तथा ई की उत्पत्ति कारों की कुल संख्या हजारों में, ये कारों की जो संख्या दी हजारों में दी हुई है 2012 से लेकर 17 तक दर्शाती है। तो तालिका का अध्ययन करें आप, इसे अच्छे से वो कर लें। आगे बढ़ते हैं हम आपको क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या बोला है उसने, 2013 और 2014 को मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। देखो 2013 और 2014 को मिलाकर कारों की संख्या, उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या, देखो 2013 और 14 ये बोला उसने, क्वेश्चन आपका ये 2013-14, तो 2013 और 14 में कुल कारें देखें आप 130 प्लस 170 थी, ये थी आपकी 130 प्लस 170, ये हजारों में है, ठीक है। तो आपने टोटल किया तो आपका 300,000 हो गया, 300 हो गया। अब उसने आपसे ये पूछा है कि इन दो कारों की उत्पत्ति कुल कारों की कुल संख्या का ठीक 25% है। तो आपको ये बताना है अब इन्हीं दो सालों में देखना है आपको कि कौन सा ईयर जो है जो इसका 25% यदि आप निकालेंगे तो क्या हो, मतलब एग्जैक्ट होगा, इसका 25% होगा सीधा, मतलब उत्पत्ति कुल कारों की कुल संख्या का ठीक 25% होगा। देखो अब देखो 2013-14 में देखें आप, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका ठीक 25% क्या होता है, इसका आप ठीक 25% निकाल लें, 300 का निकालना भी तो पड़ेगा, 25% 75 आ जाएगा आपका आंसर। आपका जैसे ही 75 आया आंसर, अब आपको चेक करना है। देखो 2013-14 में किन 2 सालों का ऐड करके 75 हो रहा है। देखो ऑप्शन से देख लो यार, ऑप्शन क्या है आपका,
ऑप्शन से डी, पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन डी है, तो डी को देखें आप, जल्दी हो जाएगा। डी कहाँ जी है, चल दो सीधा आ गया। 4030 कितना होता है, 75 होता है कि नहीं, 40 प्लस 35 75 होता है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। यही 25% है। 2000 उसने बोला था कि 2013-14 को मिला किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का, तो 2013 का कुल 300 थी, इसका एग्जैक्ट 25% निकाला हमने, 75 आया। तो क्या 2013 में डी के जो